Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. Myself डॉक्टर बुशरा अब्रार. तो चलिए स्टूडेंट्स, टॉक्सिकोलॉजी इल्म समूह की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग जैसा कि कोरोसिव पॉइजन समूह मक्काल पढ़ रहे हैं. इसमें अब हमारा एक लास्ट पॉइजन बचा है, बाकी हम पढ़ चुके हैं एसिड्स. हमारा लास्ट एसिड है ये हाइड्रोसायनिक एसिड, जिसको HCN कहा जाता है और इसको साइनोजन भी बोलते हैं और प्रूसिक एसिड भी कहा जाता है इसे. ये कलरलेस होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है. इसे हम रूम टेम्परेचर पर अगर खुला रखा जाएगा तो ये वॉलेटाइल होगा, बहुत तेज़ी से ये एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है. इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज इन गैसियस फॉर्म. ये तीनों स्टेट में पाया जाता है और इसकी बहुत तेज़ एक पेनिट्रेटिंग ऑर्डर होती है. इसकी बहुत तेज़ स्मेल होती है जो कि बिटर आलमंड, जो तल्ख बादाम होता है, उसकी स्मेल से रिजेंबल करती है ये. HCN combines with alkalis of several metals form cyanides. HCN क्या करता है? हाइड्रोसायनिक एसिड जो बहुत सारी अल्कलीज होती हैं, मेटल अल्कलीज, उनके साथ कंबाइन करके ये सॉल्ट बनाता है साइनाइड्स. जैसा कि ये पोटेशियम साइनाइड बनाता है, सोडियम साइनाइड वगैरह. ये साइनाइड जो होते हैं ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होते हैं और ये बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं. जैसे फोटोग्राफी में जो नेगेटिव से फ़ोटो डेवलप किया जाता था उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है और मेटलर्जी में, और एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है. प्लांट को डीके होने से बचाने के लिए एज अ इंसेक्टिसाइड इसका स्प्रे किया जाता है. HCN इज़ नेचुरली फाउंड इन मैनी फ्रूट्स. HCN क्या होता है? ये बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर भी नेचुरली पाया जाता है. जैसे पीच के अंदर पाया जाता है, प्लम के अंदर, बिटर आलमंड के अंदर भी होता है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड एमिग्डालिन विच इज़ हार्मलेस. लेकिन क्योंकि ये इन फलों के अंदर ग्लाइकोसाइड एमिग्डालिन की फॉर्म में पाया जाता है जो कि हार्मलेस होता है. The enzyme emulsin hydrolyzes it and liberates the harmful HCN. जब तक कि एंजाइम इमल्सिन इसके ऊपर एक्ट नहीं करता और इसको हाइड्रोलाइज नहीं करता तब तक ये हार्मलेस रहता है, और जब ये HCN में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस के बाद तब ये हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है. HCN इज रेडिली एब्जॉर्ब व्हेन इट इज़ इनहेल्ड. जब ये गैसियस फॉर्म में अगर इनहेल किया जाए उस टाइम ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है. इसकी फैटल डोज होती है 50 to 60 मिलीग्राम. अगर ये लिक्विड HCN है तो इसकी जो फैटल डोज है ये है 50 to 60 मिलीग्राम. और जो अगर क्रूड ऑयल, इसका जो बिटर आलमंड, तल्ख बादाम का अगर तेल होता है, उसका अगर तेल ऑयल अगर किसी ने इंजेस्ट किया है तो उसकी 60 ड्रॉप सफिशिएंट होती हैं. एंड 200 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम साइनाइड हैव प्रूव्ड फैटल. जो कॉमनली सुसाइड के लिए पोटेशियम साइनाइड की फॉर्म में ये इस्तेमाल किया जाता है. तो पोटेशियम साइनाइड की जो फैटल डोज है ये 200 मिलीग्राम है. इसकी फैटल पीरियड की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा एकदम इंस्टेंट डेथ हो जाती है मरीज़ की. बिल्कुल कुछ ही चंद मिनटों में मरीज़ ख़त्म हो जाता है. बट द एवरेज पीरियड में बी टेकन एज 2 to 10 मिनट. लेकिन जो इसका एवरेज पीरियड है वो 2 से 10 मिनट तक हम कह सकते हैं. और हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड की फॉर्म में अगर ये लिया गया है तो उसका जो फैटल पीरियड है ये विदिन 30 मिनट होता है. अब इसके साइन एंड सिम्टम समझते हैं. तो एक तो होता है एक्यूट पॉइजन. किसी ने इनहेल किया है, मतलब इस पर्पस से लिया गया है पॉइजन, सुसाइड के पर्पस से या किसी को होमिसाइड के पर्पस से दिया गया है, तो उसमें एक्यूट पॉइजनिंग होती है. या तो किसी ने इनहेल कर ली गई तो उसके नतीजे में मरीज़ की इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है. उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही कुछ ही 1-2 मिनट के अंदर ही मरीज़ की मौत वाक़ हो जाती है. व्हेन द स्मॉल डोज इज इंजेस्टेड द विक्टिम गेट्स. अगर स्मॉल डोज को इंजेस्ट किया है विक्टिम ने तो तब क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे. अगर किसी ने ज़्यादा डोज इनहेल कर लिया या इंजेस्ट कर लिया तब तो ये सब साइन एंड सिम्टम पैदा होने का मौका ही नहीं मिलता है, उससे पहले ही मरीज़ की मौत हो जाती है. और स्मॉल डोज में अगर लिया गया है तब ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. जैसे मरीज़ को हेडेक होता है, कन्फ्यूजन की एक स्टेट हो जाती है, गिडीनेस यानी चक्कर आने लगते हैं मरीज़ को, लॉस ऑफ मस्कुलर पावर, उसकी मस्कुलर पावर ख़त्म हो जाती है, वो कोई चीज़ चाहकर पकड़ नहीं सकता, उठा नहीं सकता.
डायलेटेड एंड फिक्स्ड प्यूपिल, मरीज़ की जो आँख के प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है और फिक्स हो जाता है, यानी लाइट रिफ्लेक्स, अगर हम उस पर लाइट डालेंगे तो उसका सिकुड़ जाता है। जैसे नॉर्मली प्यूपिल का रिफ्लेक्स होता है, लाइट रिफ्लेक्स, अगर लाइट को हम ज़्यादा देंगे तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है, अगर लाइट कम होगी तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है। लेकिन इसमें प्यूपिल में कोई लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगा, प्यूपिल एकदम डायलेट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है अपनी जगह पर, और मरीज को कन्वर्जन्स आने लगते हैं। फाइन फ्रॉथ कमिंग फ्रॉम द माउथ है, और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिम्टम साइन देखने को मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ के मुंह से झाग भी आने लगता है। फेस बिकम साइनोज, चेहरा एकदम साइनोज हो जाता है, नीला पड़ जाता है। एंड जॉ में भी टाइटली क्लेंच्ड, और जॉ एकदम जो मरीज़ का जबड़ा होता है वो एकदम सख्ती के साथ टाइटली एकदम बंद हो जाता है। अगर हम मरीज़ को कोई चीज़ खिलाना पिलाना चाहें, पानी वगैरह उसके मुंह में डालना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फाइनली डेथ अकर फ्रॉम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, और अल्टीमेटली मरीज़ की रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होकर डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं क्रोनिक पॉइजनिंग की, क्योंकि ये हमने बताया मेटलर्जी में और कई सारे प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो जो रिपीटेड उनका एक्सपोजर होता रहता है इससे, लेकिन ये जो एक्सपोजर होता है इनका सब लीथल डोज से होता है, यानी इतनी डोज के एक्सपोजर में आते हैं ये जो कि सब लीथल होती है, वो मरने के लिए यानी मॉर्टेलिटी पैदा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसा कि फोटोग्राफर्स में देखा जाता है कि उन्हें हेडेक की कंप्लेन रहती है, सर में दर्द सा बना रहता है, वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है, डायरिया वगैरह हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, और मेंटल डिस्टर्बेंस की एक शिकायत रहती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसका किस तरह से इलाज किया जाए। तो इसका इलाज तभी कोई फ़ायदा कर सकता है अगर मरीज़ को इंस्टेंटेनियसली यानी कि फ़ौरन से अगर इलाज मिल जाए, क्योंकि चंद ही मिनट मरीज़ के पास होते हैं। अगर आप उन चंद मिनटों में मरीज़ को इलाज मुहैया करा देते हैं तब तो मरीज़ के बचने के कुछ % चांसेस रहते हैं, वरना मरीज़ मर जाता है। The aim of the treatment is to reverse the cyanide cytochrome combination। हमारे ट्रीटमेंट का एम ये होता है कि ये जो साइनाइड होता है वो हमारी बॉडी में जाके जो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होती है साइटोक्रोम, उसके साथ कंबाइन करके ये साइनाइड साइटोक्रोम कॉम्बिनेशन बना लेता है। तो हमारा एम ट्रीटमेंट का ये है कि हम इस कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर दें। दिस इज़ अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग द हीमोग्लोबिन टू मेट हीमोग्लोबिन। ये हम किस तरह से कर सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम कन्वर्ट कर दें मेट हीमोग्लोबिन में। मेट हीमोग्लोबिन क्या है? ये भी हीमोग्लोबिन की ही एक फॉर्म होती है। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन हमारा होता है उसके अंदर जो आयरन होता है, फेरस होता है, वो Fe2+ की फॉर्म में रहता है, लेकिन मेट हीमोग्लोबिन में ये Fe3+ की स्टेट में होता है। सो दैट साइनाइड विल कंबाइन विद द मेट हीमोग्लोबिन टू फॉर्म साइनामेट हीमोग्लोबिन। तो फिर क्या होता है, ये साइनाइड जो होता है इसके अंदर एफिनिटी होती है कि ये मेट हीमोग्लोबिन से ये कंबाइन कर लेता है, और ये कंबाइन करके साइन मेट हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ये जो साइन मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है ये नॉन टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। अब इस मकसद के अचीवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम इंजेक्ट कराते हैं मरीज़ को 0.2 ml एम्प्यूल ऑफ अमाइल नाइट्रेट। इसको इंजेक्ट किया जाता है और इसको रिपीट किया जाता है एवरी 3 मिनट, जब तक कि मरीज़ सर्वाइवल हमें नहीं दिखने लगे कि हाँ मरीज़ कुछ सर्वाइव कर पा रहा है, इससे रिकवर हो रहा है, तब तक हम उसमें एवरी 3 मिनट हम इसको इंजेक्ट करते रहेंगे। गैस्ट्रिक लवाज विथ 5 to 10% सोडियम थायोसल्फेट, और इसमें हम गैस्ट्रिक लवाज भी कराएंगे 5 to 10% सोडियम थायोसल्फेट से। और अगर हमारे पास गैस्ट्रिक लवाज के लिए अगर हमारे पास फ़ौरन स्टमक ट्यूब अवेलेबल नहीं है, गैस्ट्रिक ट्यूब हमारे पास नहीं है, तो हम एमेटिक्स देंगे मरीज़ को, वॉमिटिंग कराएंगे। As the patient tends to go to the state of collapse, IV glucose and artificial respiration are always useful। क्योंकि मरीज़ एक कोलैप्स की स्टेट में जा रहा होता है, इसलिए हमें फ़ौरन मरीज़ की जो IV लाइन होती है उसको मेंटेन करना है, मरीज़ को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना होता है। सर्वाइवल फॉर 4 आवर इज़ यूजुअली फॉलोड बाय रिकवरी। अगर मरीज़ को किसी तरह से हमने इलाज देके अगर हमने 4 घंटे तक मरीज़ को बचा लिया है तो जनरली माना जाता है कि मरीज़ रिकवरी की तरफ जा रहा है। फिर उसके जो फैटेलिटी रेट होता है, उसके मरने के चांसेस होते हैं वो कम होते चले जाते हैं और इसके रिकवरी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं अगर 4 घंटे तक मरीज़ ने सर्वाइव कर लिया है पॉइजनिंग के बाद। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमें क्या चेंजेस मिलेंगे।
तो एक्सटर्नली, क्योंकि इसमें एक बहुत ख़ास इसकी स्मेल है जो कि बिटर आलमंड की तरह होती है, वो एक स्मेल मरीज़ की बॉडी के अंदर मिलेगी। स्किन एंड नेल्स ब्लू, मरीज़ की जो स्किन होगी, नेल्स एकदम साइनोज्ड होंगे, ब्लू होंगे। डायलेटेड प्यूपिल्स, मरीज़ के प्यूपिल्स एकदम डायलेट होंगे। फाइन फ्रॉथ फ्रॉम द माउथ। एंड पोस्टमार्टम स्टेनिंग शो ब्राइट चेरी रेड कलर। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ये आप लोग पढ़ेंगे, आप जूरिस में पढ़ेंगे और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, जो मरने के बाद हमारी बॉडी का कलर चेंज होने लगता है, उसको पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहते हैं। ये नॉर्मली पिंक कलर का होता है, और लेकिन कुछ ख़ास पॉइजनिंग में, कुछ और कंडीशन में इसका कलर नॉर्मल से हट के कुछ चेंज हो जाता है। किसी में, किसी जैसे ओपियम पॉइजनिंग वगैरह में ब्लैक कलर की स्टेनिंग आती है, और इसमें साइनाइड में एकदम ब्राइट रेड चेरी कलर की स्मेलिंग इसमें आती है, स्टेनिंग। राइगर मॉर्टिस सेट्स अर्ली, जो राइगर मॉर्टिस होता है, राइगर मॉर्टिस से ये आप लोग अर्ली साइन ऑफ डेथ में पढ़ेंगे अभी। राइगर मॉर्टिस में क्या होता है, डेथ के किसी की भी मौत होने के बाद कुछ घंटे के बाद मरीज़ की बॉडी जो होती है, डेड बॉडी, वो अकड़ना शुरू हो जाती है, उसी को राइगर मॉर्टिस कहा जाता है। इसका एक ड्यूरेशन होता है कि इतने घंटे के बाद राइगर मॉर्टिस आता है। लेकिन जो इसमें जो पॉइजनिंग से, एससीएन की पॉइजनिंग से जो मरीज़ का इंतकाल हुआ है, उसमें राइगर मॉर्टिस जल्दी आ जाता है, जो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है उससे, क्योंकि उसमें कन्वर्जन्स होते हैं, क्यों कन्वर्जन्स में एनर्जी पहले ही लॉस हो चुकी होती है, इसलिए राइगर मॉर्टिस जल्दी आता है। आप ये पढ़ेंगे, किसी भी कंडीशन में जिसमें कन्वर्जन्स आते हैं, उन सभी कंडीशन में राइगर मॉर्टिस जल्दी आ जाता है। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमें इंटरनली क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। तो इंटरनली उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमें पाई जाएगी बिटर आलमंड की, जो स्टमक में और सीरस कैविटीज़ में होगी सारी, ब्रेन में भी पाई जाएगी ये। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गन्स आर ब्राइट चेरी रेड कलर, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी इंटरनली सारे ऑर्गन्स की, वो एकदम ब्राइट रेड कलर की होगी। ब्लड स्टेन फ्रॉथ इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, जब उसका रेस्पिरेटरी पैसेज ओपन करके देखा जाएगा तो उसमें ब्लड स्टेन फ्रॉथ मिलेगा। कोरोजन ऑफ म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड थ्रोट, जो पेशेंट होगा, विक्टिम होगा, उसके माउथ और थ्रोट की जो म्यूकोसा होगी वो एकदम कोरोडेड मिलेगी। ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन साइन मेट हीमोग्लोबिन इज फाउंड, साइन मेट हीमोग्लोबिन मिलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। लेकिन ये साइन मेट हीमोग्लोबिन तभी मिलेगा जब मरीज़ की डेथ हुई है, उससे पहले मरीज़ का इलाज करने की कोशिश की गई है, मरीज़ को इलाज किया गया है, क्योंकि तभी इलाज के बाद ही साइन मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ है। अब इसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस जानते हैं। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसमें कॉमन होती है, ये उन लोगों में देखी जाती है जो उन सब इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जो फ्यूमिगेशन के लिए और डिसइंफेक्शन के लिए जो खेतों वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसानों में, उन सब में इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। होमिसिडल इसकी पॉइजनिंग बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इसका टेस्ट भी एक ख़ास किस्म का बिटर होता है, जिससे हम इसको होमिसाइड के पर्पज़ से नहीं यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका सुसाइड के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है, यहाँ तक ये कह सकते हैं कि बेस्ट सुसाइडल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिंसिपली यूज्ड है सुसाइडल एजेंट, क्योंकि जो सुसाइड के लिए इसके डोज बहुत कम है और इसकी इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है मरीज़ की, उसे कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है। इसलिए जो अक्सर लोग सुसाइड करते हैं उसके लिए पोटेशियम साइनाइड वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो आप